हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज लेक्चर नंबर 21 होगा। और उसमें क्या पढ़ रहे थे हम? कल हमने पढ़ा था गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो उसी में गुप्त और गुप्तोत्तर काल का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है? आयुर्वेद से संबंध नहीं है। तो ये कौन नहीं है? भास्कराचार्य है। भास्कराचार्य किससे संबंधित? देखो, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंधित हैं। जब भास्कराचार्य किससे हैं? ये गणित से संबंधित हैं। ये इन्होंने जो है शिरोमणि, कौन सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ग्रंथ लिखे थे, वो गणित से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताने हैं आपको। तो देखो, इसमें पहला, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग होने लगा था। मतलब चिकित्सा के शल्य औजार का प्रयोग होने लगा था। ये राइट है, एकदम सही है, होने लगा था। दूसरा है, तीसरी सदी यानी तीसरी शताब्दी ईस्वी में उसके प्रारंभ में ही मानव शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण, मतलब जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो उनका ट्रांसप्लांट होने लगा था। तो ये गलत है। कहाँ ट्रांसप्लांट होने लगेगा भाई उस टाइम पे? अभी शुरू हुआ है, तो ये तो आधुनिक भारत में शुरू हुआ है। तो ये दूसरा गलत हो गया। अगला देखते हैं, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या यानी साइन कॉस जो यूज करते हैं ना हम त्रिग्नोमेट्री में, उनका प्रयोग होने लगा था। तो ये राइट है, बिल्कुल 5वीं सदी में इनका यूज होने लगा था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दे दिया था। ये सही है, ये भी राइट है। तो कौन सा हो गया? 1, 3 और 4। 1, 3, 4 कौन सा हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया, 1, 3, 4। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला दूसरा गलत है। जो ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब ऑर्गन्स हैं जो, उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, बस ये गलत है। ओके, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित? ज्योतिष से तो कौन थे? छप्पड़क। छप्पड़क ज्योतिष से संबंधित थे, है ना। कालिदास किससे? कालिदास नवरत्नों में संबंधित थे, लेकिन ये ज्योतिष से संबंधित नहीं थे। छप्पड़क रत्न फलित ज्योतिष से संबंधित थी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? किसने? तो सबसे पहले भास्कर, बरामेर, ब्रह्मपुत्र, आर्यभट्ट। किसने? बताओ आप लोग। तो ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब ने ऐसा बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए ही सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है, मतलब दिन रात होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। अगला, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? दीनार। स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। और चांदी क्या था? रुपये का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो चंद्रगुप्त सही है, ए ऑप्शन। गुप्तों में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने सिक्के जारी किए। ओके, अगला देखो, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते। देखो, अब देखो, उस टाइम पे दो भाषाएं बोली जाती थी मेन। कौन सी? स्त्री और शूद्र। मतलब देखो, शूद्र और स्त्री को एक कैटेगरी में रखा था, तो क्या बोलते थे? ये बोलते थे प्राकृत। और वहीं जो पुरुष हैं वो जो है क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा। और उच्चवर्ण और पुरुष संस्कृत भाषा बोलते थे। स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। बी ऑप्शन है। अगला, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ से? तो ये हुआ है एरन अभिलेख। कहाँ है? एरन, मंदसौर। कहाँ पड़ता है ये? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और ये इसमें किसका साक्ष्य मिला है? ये जो है गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का साक्ष्य है इसमें। ठीक है जी, तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगला, एरन अभिलेख। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने। ए ऑप्शन। अगला, अब आपको मिलाना है ये। देखो, देखो सबसे पहले मिलाना, अशोक को क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे प्रियदर्शन या प्रियदर्शी। तो दो हो गया। समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे? समुद्रगुप्त क्या बोलते थे बताओ? तो इसको बोलते थे परक्रमांक। एक हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 है कहीं? देख लेते हैं अभी। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला,
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। गुप्त काल में नगरों का पतन होना स्टार्ट हो गया, और एक के बाद एक। कौन से? जैसे बहुत फेमस नगर थे कौन से? जैसे मथुरा, कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगोरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नगर थे। इनका धीरे धीरे पतन हो गया, तो गुप्त काल में ही इनका पतन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। अगला, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? किस शासक ने पूछा है, तो मतलब शासकों के वंश ने पूछा है, तो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, और इन पर जो है क्या है, इन पर टैक्स भी नहीं लगता था, इन पर कर भी नहीं लगता था, है ना। गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली सभी आय को, जो जिसको ये दिया जाता था ना, वो जो टैक्स लग के मिलता था ना, और लोगों पर जो टैक्स लगता था उससे जो कमाई होती थी, वो भी यही लोग लेते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भैया गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम पे देखो, एक फेमस ग्रंथ है पेरी भारत का, पेरिकुलिन युग भी कहा जाता है इसको। किसको? क्लासिक युग। देखो गुप्त काल जो है, इसमें इसको क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, उस टाइम पे महान सम्राट हुए, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, साहित्य, विज्ञान, कला, और क्या बोलते हैं इसको, चिकित्सा, इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली थी। उस टाइम पे बहुत डेवलप हुआ था, इसलिए उसको स्वर्ण युग बोलते थे। सी। अगला, अब देखते हैं, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? स्त्री और पुरुषों बराबर थे किस काल में? तो इसमें डी ऑप्शन, किसी भी काल में नहीं। देखो, हालांकि स्त्रियों की गुप्त काल में जो है, स्त्रियों की तुलना मतलब पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति मतलब काफ़ी, और जो तुलना करें ना और कालों से, तो काफ़ी सुधार था। लेकिन कभी भी आज तक किसी भी काल में, गुप्त काल हो चाहे चोल हो चाहे मौर्य काल हो, किसी में भी बराबरी नहीं आई है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। ऋग्वेद में थोड़ा सबसे अच्छी स्थिति होती है ऋग्वेद काल में, उसके बाद गिरती रहती है स्थिति। फिर आज तक भी गिरी हुई है भैया, कहाँ आप ऊपर उठ पाएंगे। तो देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व कर की दर क्या थी? तो कितना परसेंट, मतलब कितना भाई हिस्सा, कितना हिस्सा जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था? तो उपज का छठा भाग, 1/6, 1/6 भाग गुप्त काल में टैक्स के रूप में लिया जाता था। बी ऑप्शन। अगला, किस प्रकार की भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था? अपहृत, अपहृत, बिना जोती हुई जंगली भूमि। आप बताएंगे कौन सी है? तो इसमें घने जंगल वाली भूमि, सिंचित भूमि, जोती हुई भूमि। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। कौन सी? अपहृत भूमि। ठीक है, तो ए ऑप्शन। अगला, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि अनुदान दी जाती थी? किसको? तो ब्राह्मणों को। मैं बताया पहले भी, ब्राह्मणों को कर रहित बिना टैक्स की भूमि दी जाती थी। ठीक है, और मंदिरों को भी दी जाती थी। ओके। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो क्या? उदरंग। प्राचीन भारत में क्या बोलते थे सिंचाई कर को? उदरंग। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला एक नगद कर था। हिरण्य, हिरण्य जो है ना, बी ऑप्शन, ये मौर्य काल में लिया जाता था, नगद कर था। और सिंचाई कर प्राचीन भारत में देखो, सिंचाई कर के लिए विदक भागम, उदक भागम कहा जाता था, और भूमि कर को उद्रंग या उद्रंग कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे कारखाने के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, और लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, और हाथी दांत के काम के लिए। तो ये सी ऑप्शन सही है। वारंगल जो है 3वीं शताब्दी में लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, यह तोरमाण किस जातीय दल का था? मतलब इनमें से किससे संबंधित तोरमाण? तो ये था हूण था तोरमाण। देखो, तोरमाण भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। पहला हूण आक्रमण किसने? स्कंदगुप्त के टाइम पे उसने हराया था। उसके बाद फिर दोबारा तोरमाण के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया। बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ इसका एक लेख मिला है। कौन सा? एरन नामक स्थान से, है ना। धन्य विष्णु इसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में इसका सामंत था। किसका? तोरमाण का, धन्य विष्णु। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, निम्नलिखित आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहर कुल को पराजित किया था? मेहर कुल को, तो यशोधर्मन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा। यशोधर्मन ने मेहर कुल को पराजित किया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। देखो, अभी थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। हेनसांग तथा मंदसौर लेख से साक्ष्य ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य, तत्पश्चात यशोधर्मन, मालवा का नरेश था यशोधर्मन, इन दोनों ने मेहरकुल को हराया था। मेहरकुल को बालादित्य ने, गुप्त सम्राट था बालादित्य, उसने पहले हराया, फिर यशोधर्मन ने हराया था। ठीक है, दोनों ने हराया था। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत दर्शन किया था, तो कौन था? सुंगयुन,
बिल्कुल राइट, सुंग यून। 6ठी शताब्दी की बात हो रही है भैया। बाकी ये च्वांग त्वांग भी ये युआन च्वांग भी किया था, फायान ने भी किया था, कई लोग किए हैं, लेकिन 6ठी शताब्दी में सुंग युंग, ठीक है। 518 ईस्वी में भारत आया था। 3 वर्ष तक यह भारतवर्ष में बौद्ध धर्म से संबंधित इसने अपने जो स्टडीज की थी, ठीक है, और साक्ष्य इकट्ठे किए थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6ठी शताब्दी में सुंग युन। अगला, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? आपको बतानी है। तो क्या है, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में जो दुर्लभ संधियाँ, जो उससे संबंधित संधियाँ हुई थी, दुर्लभ संधियाँ जो हुई थी, उनके बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। तो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की दुर्लभ संधियों का वर्णन है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अब इनमें से बताना है कौन सा सही है। हाँ, तो देखो, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। पहला सही है, ये बताओ, आप बताओ। बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, देवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं, ये गलत है, केंद्रीकृत नहीं था। उनका आधुनिक जो वो है ना, जैसे राज्य बटे हुए हैं, केंद्र के अंदर राज्य हैं, इस तरह से उनका उस टाइम पे भी बंटवारा किया था। तो फेडरल सिस्टम था उस टाइम पे, है ना, संघीय व्यवस्था थी। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। बिल्कुल सही है, भूमिदान की परंपरा विस्तारित की थी, ये सही है। एक सही, 3 सही, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भूमि अनुदान की परंपरा विस्तारित की, लेकिन उनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था। उनके अंदर में जो है, राजाओं के अंदर में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, सामंत और प्रांतीय शासक हुआ करते थे, जो मतलब अपने शासन चलाने के लिए एकदम स्वतंत्र हुआ करते थे, है ना, उनको स्वतंत्रता थी। तो सी ऑप्शन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिजिनेट हुआ था कहाँ? भारत में। देखो, शतरंज का खेल भारत में ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से फिर कहाँ गया? ईरान गया, और ईरान से फिर कहाँ पहुँचा? यूरोप पहुँचा। और फिर देखो, अब भारत में भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग कहाँ से है? भारत से है, फिर ईरान गया, ईरान से यूरोप पहुँचा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2, कौन सा? गुप्त और गुप्तोत्तर काल, पार्ट 2 समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, ऐसे ही इसको धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं। और चलिए, हमारा हिस्ट्री बस 4-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 2 पार्ट में पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, मिडिएवल पढ़ा दिया हूँ और आधुनिक भारत पढ़ा दिया हूँ। बस एंशिएंट ख़त्म तो हमारा हिस्ट्री ख़त्म। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।